रातें वही बस बातें बदलनी हैं, कुछ करने को अब आदतें बदलनी हैं। जीवन एक अनसुलझी पहेली है, इसे सुलझाना पड़ेगा। सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, इन सब का अमृत रूपी क्वाथरस पीना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संपूर्ण हिंदी की श्रृंखला में बात करने वाले हैं वर्ण विच्छेद पर। वर्ण विच्छेद क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम इसे, इन सब को जानेंगे और साथ ही जानेंगे वर्ण विच्छेद कहाँ कहाँ सहभागिता निभाता है हिंदी व्याकरण में। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं वर्ण विच्छेद की। तो वर्ण विच्छेद क्या है? वर्णों को उनकी मूल ध्वनि चिन्हों में व्यक्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संधि विच्छेद। जैसे हम लोग पढ़ते हैं शब्दों को अलग करने की क्रिया, वैसे ही वर्णों को उनकी मूल ध्वनियों में व्यक्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद। वर्ण का अर्थ है वर्ण यानी स्वर या व्यंजन, विच्छेद का अर्थ है विग्रह यानी कि अलग अलग करना। तो वर्णों को उनकी मूल ध्वनियों में यदि हम अलग कर दें तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वर्ण विच्छेद। अब जान लीजिए कि वर्ण विच्छेद हम लोग आखिर पढ़ते क्यों हैं। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार शब्दों को क्रमिक रूप में व्यवस्थित करने, जानने, पहचानने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? वर्ण विच्छेद का। यानी वर्ण विच्छेद के आधार पर ही हम यह तय कर पाते हैं कि किसी शब्द का क्रम किस शब्द के बाद में आएगा, या कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर आएगा। विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अमुक शब्द हिंदी वर्णमाला क्रम के अनुसार किस स्थान पर आएगा, या 4 विकल्प आपको दे दिए जाते हैं और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा वर्ण हिंदी वर्णमाला क्रम के अनुसार दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर या अंत से पहले स्थान पर आएगा। ऐसे साधारणतः प्रश्न रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि हिंदी में भी पूछे जाते हैं तो हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद हम लोगों ने जान लिया, क्यों पढ़ते हैं उसको जान लिया। अब हम लोग चलेंगे वर्ण विच्छेद के नियम पर। तो जान लेते हैं वर्ण विच्छेद के नियम। बात करते हैं इसकी वर्ण विच्छेद के नियमों की। तो हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संयुक्त रूप से, ध्वनियों में हम लोगों ने चर्चा की थी, फिर व्यंजन में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। व्यंजन में एक तो होते हैं संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। ध्वनियों में हमने आपको बताया था कि एक होती है संयुक्त या मिश्रित ध्वनि और एक होती है आपकी द्वित्व ध्वनि। तो उन ध्वनियों का या उनको अगर लिखित रूप में कहा जाए तो उन वर्णों की भी चर्चा करने वाले हैं हम लोग। कहाँ? वर्ण विच्छेद में। तो सबसे पहले नियम के संबंध में हम लोग जानेंगे रा संबंधी नियम। और रा संबंधी नियम का सीधा आशय यह है कि रा के प्रयोग, रा के प्रयोग। हिंदी में रा के मुख्यतः विभिन्न रूप प्रयोग किए जाते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे उन प्रयोग पर भी। तो रा के प्रयोग मुख्यतः कितने रूपों से किए जाते हैं? 2 रूपों से। एक तो कहलाता है आपका रेफ रा। कौन सा रा? रेफ रा। और दूसरा जो रा होता है या दूसरा जो प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है पदेन रा। दूसरा रा क्या कहलाता है? पदेन रा। जो रेफ रा होता है इसको हम लोग संकेत रूप में व्यक्त करते हैं ऐसे, यानी जो वर्णों के ऊपर रा लगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेफ रा। और जो वर्णों के नीचे रा लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? पदेन रा। पदेन रा। और जो पदेन रा होता है ये फिर से 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक तो बिना गोल पेंदी वाले, वर्णमाला में जो आपके वर्ण होते हैं वो होते हैं बिना गोल पेंदी वाले, या उन्हीं को कहते हैं खड़ी पाई वाले। तो बिना गोल पेंदी कहें
चाहे हम लोग कह सकते हैं खड़ी पाई वाले, खड़ी पाई वाले वर्ण, और दूसरे होते हैं एक गोल पेंदी वाले, गोल पेंदी वाले। खड़े पाई वाले कैसे वर्ण? जैसे जो भी वर्णमाला में वर्ण होते हैं उनमें अगर ये जैसे पा में एक खड़ी पाई आपको मिल रही है, वा में भी खड़ी पाई मिल रही है, गा में भी एक खड़ी पाई मिल रही है, और वा में भी खड़ी पाई मिल रही है, या ला में भी खड़ी पाई मिल रही है, तो वो वर्ण जिनमें खड़ी पाई होती है उसमें इस रा का प्रयोग, और दूसरा वो जिसमें गोल पेंदी होती है। जैसे आपके सामने एक वर्ण लिखा है ड़ा, चूंकि इसके साथ तो रा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ये जिससे मिला है वो शब्द है आपका डा, तो डा में भी रा का प्रयोग होता है, टा में रा का प्रयोग होता है, ठा में रा का प्रयोग होता है। ऐसे जो भी वर्ण हैं जो गोल पेंदी वाले हैं उनके साथ रा का प्रयोग। अगर खड़ी पाई वाले शब्द होंगे या वर्ण होंगे तो उनके साथ रा का प्रयोग हम इस रूप में करते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लें, जैसे शब्द लिखा हुआ है क्रम, तो का में चूंकि खड़ी पाई आपको मिल रही है इसलिए इसके साथ रा का हम कौन सा प्रयोग करेंगे? पदेन रा। दूसरा उदाहरण लिखें तो जैसे उदाहरण लिखा है आपका श्रम, चाहे क्रम की बात करें चाहे श्रम की बात करें, दोनों में ही रा कौन सा है? पदेन रा। अब देख लेते हैं कि गोल पेंदी वाले, जैसे शब्द लिखा है आपका ट्रक, शब्द क्या लिखा है? ट्रक। तो अब चूंकि टा ये गोल पेंदी वाला है, इसके साथ अगर हम पदेन रा का इस रूप में प्रयोग करें तो ये भ्रम पैदा होता है कि ये हलंत है या रा का प्रयोग हुआ है। इसी कारण टा के साथ में हम पदेन रा का प्रयोग इस रूप में करते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उदाहरण लिखा है आपका ड्रम। ड्रम जानते हैं, बजाने वाली ड्रम, तो वही होती है ड्रम। तो इसमें पदेन रा का प्रयोग हम इस रूप में करते हैं, लेकिन जो खड़ी पाई वाले होंगे उसमें पदेन रा का प्रयोग हम इस रूप में करते हैं। बात करते हैं रेफ रा, तो रेफ रा का प्रयोग एक ही प्रकार से होता है और वो किस रूप से होगा? इस रूप से। इन दोनों रा की विशेषताएं क्या होती हैं? तो विशेषताएं होती हैं कि जो रेफ रा आपका होता है ये होता है स्वर रहित। स्वर रहित, स्वर रहित का अर्थ क्या होता है? वो वर्ण जिसमें स्वर बाद में ना उपस्थित हो या ना हो वो क्या कहलाएगा? स्वर रहित। और ठीक इसके विपरीत जो पदेन रा होता है वो क्या होता है? स्वर सहित। स्वर सहित। उदाहरण के माध्यम से अगर समझाना चाहें तो हम यही उदाहरण ले लेते हैं। ये तो शब्द लिखा है आपका क्रम और ऊपर इसका एक उदाहरण लिख देते हैं, वो शब्द क्या हो जाएगा? कर्म। इसमें पदेन रा का प्रयोग हुआ है और इस शब्द में रेफ रा का प्रयोग हुआ है। अब अगर हम बात करें तो इसमें ये जो रा प्रयोग हुआ है इसके साथ कोई भी स्वर शामिल नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि रेफ रा क्या होता है? स्वर रहित। लेकिन ठीक इसके विपरीत ये जो क्रम में रा प्रयोग हुआ है ये वास्तव में क्या है? स्वर सहित, यानी इस रा के साथ में स्वर शामिल है। और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम लोग अभी आगे उदाहरण पढ़ेंगे, तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। या अगर उदाहरण करना चाहें तो कर भी सकते हैं। इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो वर्ण विच्छेद होगा इसका का, उसके बाद होगा आ, और उसके बाद अब चूंकि देखिए रा आएगा, और रा चूंकि ये रेफ रा है और इसकी विशेषता ये है कि ये जिस वर्ण के ऊपर लगा होगा उससे पहले इसका उच्चारण होगा, और पदेन रा की विशेषता है कि ये जिसके साथ लगा होगा उस वर्ण के बाद ही उसका उच्चारण होगा। जैसे उच्चारण करके देखते हैं, कर्म, यानी माँ से पहले उच्चारण हो रहा है किसका? रा का। लेकिन जब इसका उच्चारण हम लोग करते हैं क्रम, तो पहले का उच्चारण होता है, उसके बाद रा का होता है और उसके बाद उच्चारण होता है किसका? माँ का। तो इसीलिए इसको कहते हैं रेफ रा, उसके बाद ये हो जाएगा आपका माँ। और अगर क्रम की बात करें तो आपको पता है कि सबसे पहले आएगा आपका का, उसके बाद आएगा आपका रा, और इस रा के बाद में स्वर आएगा और उसके बाद वर्ण होगा कौन सा? माँ।
तो आप देख रहे हैं कि इसमें का के बाद आ आया और रा के बाद कोई भी स्वर नहीं आया, लेकिन इसमें रा के बाद स्वर आया। इसीलिए कहा जाता है कि रेफ रा क्या होगा, स्वर रहित, जबकि पदेन रा क्या होगा, स्वर सहित। दूसरा, ये तो हो गए रा के प्रयोग। एक हम लोग पढ़ते हैं दा के प्रयोग। किसके प्रयोग? दा के प्रयोग। दा के प्रयोग भी हिंदी में अलग अलग रूप से प्रचलित हैं। जैसे शब्द लिखा हो सकता है दा और धा मिला करके, या शब्द लिखा होता है दा के साथ वा को मिला करके, या तो शब्द लिखा होता है दा के साथ या मिला करके। ये वर्ण कैसे वर्ण हैं? तो ये वर्ण संयुक्त वर्ण है, यानी कि दो अलग अलग प्रकार के वर्णों से योग करके एक अलग प्रकार का वर्ण बना दिया गया, जिसमें दोनों ही ध्वनियाँ क्या हैं, निहित हैं। अगर इनका हम वर्ण विच्छेद करते हैं या वर्णमाला क्रम के अनुसार जब इनको हम संजोते हैं, तब इनको इनकी मूल ध्वनियों या इनको अलग अलग करना होता है। दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि ये जो वर्ण होते हैं, इनमें जो आपको अर्ध रूप में दिख रहे हैं, वास्तव में वो पूर्ण रूप में हैं, और जो आपको पूर्ण रूप में दिख रहे हैं वो कैसे हैं, अर्ध रूप में। अगर नहीं समझे हैं तो देखिए, इस धा का अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो सबसे पहले वर्ण आएगा दा, उसके बाद वर्ण आएगा कौन सा, धा, और अगर इस धा के नीचे भी हलंत लगा दें तो फिर से स्वर निकलेगा कौन सा, छोटा आ। देखिए, पूर्ण आपको लग रहा है कि वर्ण कौन सा है, दा, लेकिन यहाँ हलंत लगा और उसके बाद कोई भी स्वर नहीं निकला। इसका अर्थ यह क्या है कि ये अर्ध रूप में है और ये धा कैसा है, पूर्ण रूप में। वैसे भी जैसे उदाहरण लिखा है उद्धत, उदाहरण क्या लिखा है, उद्धत, तो आप जब इसका उच्चारण करते हैं तो देखिए उद्धत, पहले जो उच्चारण होता है वो किसका होता है, दा का। तो आप उच्चारण के प्रयोग से भी समझ सकते हैं कि ये इसका दा का उच्चारण पहले होगा और धा का उच्चारण बाद में। दूसरा, जैसे दा और वा, तो इसमें भी वही पोजीशन रहेगी। सबसे पहले दा, उसके बाद वर्ण आएगा वा, और उसके बाद वर्ण आएगा कौन सा, छोटा आ। इसी प्रकार अगर द्या की बात करें, जैसे शब्द है आपका विद्यार्थी, तो उसमें आपको पता है कि दो वर्ण होते हैं, एक तो दा और उसके बाद वर्ण कौन सा होता है, या, और उसके बाद वर्ण होगा छोटा आ। अगर ये स्वर हम ना निकालें तो यहाँ हलंत नहीं लगेगा, लेकिन अगर यहाँ हम हलंत का प्रयोग करते हैं तो यहाँ स्वर ध्वनि अंत में निकलेगी। तो ये प्रयोग हो गए किसके, दा के। रा के प्रयोग जाना, दा के प्रयोग जाना। अन्य एक प्रयोग होते हैं किसके, हा के प्रयोग। किसके प्रयोग, हा के प्रयोग। ये वो वर्ण आपको हम बता रहे हैं जो मुख्यतः प्रयोग होते हैं। वैसे वर्ण आपके अन्य भी हैं। हा के प्रयोग में जैसे हा के अंदर आपने ऐसे ना लगा देखा होगा, या हा के अंदर कभी कभी ला का प्रयोग हो जाता है, या इसी हा के अंदर कभी कभी वा का प्रयोग भी हो जाता है। इसमें भी वही कहानी आपको याद रखनी है, क्या, कि जो अर्ध रूप में दिख रहा है वो वास्तव में आधा है नहीं, और जो पूर्ण रूप में दिख रहा है वो क्या है, अर्ध है। यानी कि इसका एक अच्छा उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं। शब्द लिखते हैं हम लोग कौन सा, चिन्ह। चिन्ह की वर्तनी खूब पूछी जाती है। याद रखना है आपको, हा किस रूप में रहता है, अर्ध रूप में, और ना किस रूप में रहता है, पूर्ण रूप में। तो वैसे ही इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो वर्ण विच्छेद में हा कहाँ आएगा, पहले आएगा, और ये किस रूप में होगा, अर्ध रूप में होगा। उसके बाद आएगा आपका ना, और अगर नाम में हलंत लगाते हैं तो फिर स्वर निकलेगा कौन सा, छोटा आ। दूसरा, आपको साथ में ये भी याद रखना है कि अगर इनके साथ कोई मात्रा नहीं होती है तब स्वर निकलता है कौन सा, छोटा आ, क्योंकि हलंत भी नहीं है, तो स्वर शामिल होगा कौन सा, छोटा आ। छोटा आ सामान्यतः स्वर वर्णों के साथ शामिल होता है, इसीलिए छोटा आ को शहीद वर्ण भी कहते हैं। शहीद वर्ण का अर्थ क्या है कि सामान्यतः जिसमें भी मात्रा नहीं है उसके साथ अगर हलंत नहीं लगा है तो स्वर शामिल होगा कौन सा, छोटा आ। हा का उच्चारण ये हो जाएगा। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें तो इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा हा और ला, और उसके बाद फिर से स्वर निकलेगा कौन सा, छोटा आ।
इसमें जैसे हम अगर बड़ा आ की मात्रा लगा दें तो अब इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, हा होगा। उसके बाद वर्ण आएगा वाह, और अब चूंकि मात्रा शामिल हो गई है किसकी, दीर्घ आ की, तो अब हम लोग कहेंगे इसके रूप में ध्वनिक रूप में निकलेगा शब्द कौन सा, बड़ा आ। तो मुख्य रूप से ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं या ये वर्ण प्रयोग किए जाते हैं। अगर ये वर्ण आ जाएं तो वर्ण विच्छेद में अगर आपको इसका ध्यान नहीं होगा तो वर्ण विच्छेद में क्या हो जाएगी, गलती हो सकती है। अगला, ये तो हो गए आपके मुख्य वर्ण। अब जो वर्ण हैं हम लोग वर्णमाला में पढ़ चुके हैं, उन वर्णों पर चर्चा करते हैं, जो कि किस नाम से, संयुक्त या मिश्रित वर्ण। कौन से वर्ण, संयुक्त या मिश्रित वर्ण, संयुक्त या मिश्रित वर्ण। और ये हैं कितने, तो ये हैं 4। कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, एक तो वर्ण है आपका छा, दूसरा है आपका त्रा, तीसरा है आपका ज्या, और चौथा वर्ण कौन सा है, स्रा। ये 4 वर्ण कहलाते हैं आपके संयुक्त या मिश्रित वर्ण। इनके वर्ण विच्छेद भी आपको याद रखने हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ण है आपका छा। आपसे पूछा जा सकता है इन वर्णों के प्रयोग से कि कौन सा वर्ण वर्णमाला क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित क्रम में आएगा। जैसे आपको बताया गया है कि छा का निर्माण किससे होता है, एक तो का, दूसरा मूर्धन्य सा, और अगर हम इस सा में हलंत लगाएंगे तो स्वर रूप में निकलेगा कौन सा वर्ण, छोटा आ। या दूसरी संरचना इसकी हो सकती है का और केवल मूर्धन्य सा। अगर यहाँ हम हलंत लगाएंगे तो स्वर ध्वनि निकलेगी, अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो स्वर ध्वनि नहीं निकलेगी। दूसरा, उसी प्रकार त्रा का होता है ता और रा, और इसमें स्वर शामिल होगा कौन सा, छोटा आ। देखिए ता के साथ पदेन रा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए रा के बाद स्वर निकला है। और दूसरी संरचना इसकी हो सकती है ता प्लस रा, दोनों ही संरचनाएं सही हैं। और अगर सब में सबसे अच्छी की बात की जाए तो चूंकि आप वर्ण विच्छेद पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि उनको मूल ध्वनियाँ जितनी भी हों उनमें व्यक्त कर दिया जाए। ज्या का निर्माण होता है ज्या और चा के पंचमाक्षर ञ से, और अगर इसमें हलंत का प्रयोग करते हैं तो स्वर रूप में निकलेगा आपका छोटा आ। और इसकी दूसरी संरचना हो सकती है ज्या प्लस ञ। स्रा की बात करें तो आपको याद रखना है छा में सा कौन सा होता है, मूर्धन्य सा, लेकिन स्रा में आपका जो सा होता है वो होता है तालव्य सा। और तालव्य सा और उसके बाद वर्ण होता है आपका रा। जैसे त्रा में पदेन रा का प्रयोग हुआ है वैसे ही स्रा में भी पदेन रा का प्रयोग हुआ है, तो इसके बाद भी स्वर निकलेगा कौन सा, छोटा आ। और दूसरी ध्वनि इसकी हो सकती है वर्ण विच्छेद के रूप में सा प्लस रा। तो ये आपके कुछ विशेष वर्ण थे जिनके आपको विग्रह या विच्छेद पता होने चाहिए। अब हम लोग जानेंगे वर्ण विच्छेद में अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग। तो बात करते हैं अनुस्वार या अनुनासिक, अनुस्वार या अनुनासिक। अनुस्वार क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया था कि अनुस्वार में मुख्य रूप से पंचमाक्षर का प्रयोग होता है, यानी ये साधारणतः व्यंजन का गुणधर्म रखते हैं। और जो अनुस्वार होते हैं वो साधारणतः किसका, स्वर का गुण रखते हैं। जैसे अनुस्वार हमने बताया था आपको कि केवल ये अनुस्वार यानी कि बिंदु रूप में मिलेगा, लेकिन जो अनुनासिक होता है वो सामान्यतः आपको चंद्र बिंदु के रूप में मिलेगा। और ये स्वर के साथ शामिल होता है, जबकि ये कभी कभी व्यंजन के स्थान पर भी प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण लिखा हो संगम, शब्द हम लिख रहे हैं, जैसे उदाहरण लिखा है संगम, तो संगम में ये जो ऊपर आपका अनुस्वार है ये वास्तव में गा वर्ग के पंचमाक्षर का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको ये भी याद रखना है। दूसरा, वर्ण विच्छेद में महत्वपूर्ण क्या है,
महत्वपूर्ण यह है कि अनुनासिक तो जिस स्वर के अनुसार रहेंगे उसी क्रम के रूप में संजोए जाएंगे, लेकिन जो अनुस्वार होगा, अनुस्वार के दो रूप आपको मिलेंगे। अनुस्वार के रूप कितने मिलेंगे आपको? दो मिलेंगे। एक तो मिल सकता है आपको मूलावस्था और दूसरा मिल सकता है आपको अनुस्वार की अवस्था। एक तो मूलावस्था और दूसरी कौन सी? अनुस्वारावस्था। यानी कि मूलावस्था में जो रहेंगे वो तो रहेंगे आपके पंचमाक्षर, लेकिन जो आपके अनुस्वार रूप में रहेंगे वो आपके रहेगी किस रूप में? बिंदु रूप में। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर शब्द लिखा हो संगम, इसी उदाहरण का प्रयोग करते हैं। शब्द लिखा है संगम, अगर ये शब्द ऐसे लिखा है यानी कि पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार रूप में किया गया है, तब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे सा, और सा के नीचे हलंत लगेगा। फिर अब इसके बाद से वर्ण कौन सा निकलेगा? छोटा आ, क्योंकि इसके साथ कोई भी मात्रा शामिल नहीं है। उसके बाद ये वाला अनुस्वार इसी के साथ में लिख देंगे और उसके बाद आपका वर्ण विच्छेद आगे हम लोग आगे करेंगे। दूसरा, अगर यही शब्द किस रूप में लिखा हो? ये शब्द रूप इस रूप में लिखा हो संगम, तो अब हम लोग इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो जैसे दिया है इसका वर्ण विच्छेद हम लोग ठीक उसी प्रकार करेंगे। यानी सबसे पहले तो रहेगा यहाँ, सॉरी बीच में छोटा आ रह गया, या वो तो निकल गया, ठीक ही है। सा, और सा के बाद में फिर से वर्ण निकलेगा कौन सा? छोटा आ। ये तो वर्ण विच्छेद हुआ किसका? सा और आ का। उसके बाद फिर से एक वर्ण आएगा और वो वर्ण कौन सा होगा? पंचमाक्षर। यही आपको याद रखना है कि शब्द जिस रूप में दिया रहेगा उसका वर्ण विच्छेद आपको उसी रूप में करना है। यदि आप अपना दिमाग लगाएंगे कि ये अनुस्वार का अर्थ पंचमाक्षर ही है, तो हम क्यों ना अनुस्वार को पंचमाक्षर में परिवर्तित कर दें या पंचमाक्षर को अनुस्वार में परिवर्तित कर दें, तो प्रश्न आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अनुस्वार और अनुनासिक का क्रम भी उन्हीं स्वर के साथ में प्रयोग के आधार पर बढ़ता रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे संपूर्ण वर्णमाला में वर्णों के क्रम, जो कि वर्ण विच्छेद के अनुसार प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले वर्ण आएगा आपका अनुनासिक। सबसे पहले वर्ण कौन सा रहेगा? अनुनासिक। ठीक इसके बाद रहेगा अनुस्वार, अनुनासिक, फिर अनुस्वार, और फिर उसके बाद रहेगा विसर्ग। याद रखना है आपको, अनुनासिक, फिर अनुस्वार, उसके बाद विसर्ग। चूंकि विसर्ग का नियम ही होता है कि वो स्वर के पश्चात आएगा, वैसे मूल विसर्ग का जो रूप होता है वो केवल ये दो बिंदियां होती हैं। इसके बाद वर्ण आएगा आपका छोटा आ, उसके बाद बड़ा आ। अब इसके बाद फिर आपको याद रखना है कि ठीक इसके बाद में वर्ण आता है कौन सा? ऑस्कर वाला आ भी इसको कह सकते हैं, वैसे इसको कहते हैं आगत स्वर। तो बड़ा आ के बाद में आएगा कौन सा? आगत स्वर। और फिर इसके बाद में जो स्वरों का क्रम रहता है ई, उसके बाद बड़ी ई, फिर ऊ, और उसके बाद बड़ा ऊ, फिर ए और आए, फिर ओ, और अगला वर्ण रहेगा आपका औ। चूंकि हम लोग वर्णमाला में ये पढ़ चुके हैं कि ए का निर्माण आ के साथ ई के योग से होता है, ऐ का निर्माण आ का योग ए से जब होता है तब होता है, ओ का निर्माण आ के साथ ऊ के योग से होता है, और औ का निर्माण आ के साथ ओ के योग से होता है। तो इसलिए इन वर्णों को भी अगर हम इनके मूल वर्णों में विभाजित करके लिखें तब भी आपका जो उत्तर होगा या जो वर्ण विच्छेद होगा वो आपका सही होगा। अगले आपके व्यंजन प्रारंभ होंगे। तो सबसे पहले व्यंजन आता है आपका का, इसके बाद वर्ण आता है आपका छ। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है
कि छा का उच्चारण स्थान वर्णमाला में किसके पश्चात आता है। तो आपको याद रखना है किसके पश्चात आता है, का के पश्चात। तो का, उसके बाद छा। चूंकि छा का निर्माण जो होता है वो का के साथ मूर्धन्य सा के योग से होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि आगत ध्वनियाँ या आगत वर्ण या फारसी वर्ण भी कहते हैं। तो का एक अरबी फारसी में प्रयोग किया जाता है का। ये नीचे बिंदु कहलाती है नुक्ता। तो सबसे पहले आपको संस्कृत का जो वर्ण है वो आएगा, उसके बाद उसका जो मिश्रित वर्ण है छा वो आएगा, उसके बाद यदि फारसी वर्ण होता है तो उसका क्रम उसके मूल वर्ण के पश्चात आएगा। उसके बाद आपका आएगा वर्ण खा, उसके बाद आएगा आपका गा, उसके बाद घा और फिर इसी का पंचमाक्षर आएगा गा। आगत वर्णों में आपको याद रखना है, आपको इससे पहले की वीडियो में बताया गया है कि आगत वर्ण कौन कौन से होते हैं। का, खा, गा, जा, फा और आ, ये वर्ण क्या कहलाते हैं, आगत वर्ण। जिसमें यदि आगत ध्वनि पूछी जाए तब आपका होगा आ, और आगत वर्ण में ये छहों वर्ण क्या होंगे, शामिल होंगे। फिर वर्ण हम लोग पढ़ेंगे अगला जा, उसके बाद आएगा आपका झा, उसके बाद आएगा वर्ण जा और जा के तुरंत बाद वर्ण आ जाएगा कौन सा, जा। इसको हम रेखांकित किए देते हैं, ये आपके मुख्य वर्ण हैं। जा का निर्माण चूंकि होता है किससे, जा के साथ जब योग होता है इसी के पंचमाक्षर का, और उसके बाद फिर अगला वर्णिक वर्ण और उसके बाद फिर इसका पंचमाक्षर चा छा जा झा इया। फिर अगला क्रम रहेगा आपका वर्ग टा, उसके बाद ठा और उसके बाद वर्ण आएगा कौन सा, डा। इस डा के ठीक बाद में इसी से मिलकर बना एक शब्द है जिसको हम लोग आगत या द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। वो कौन सा वर्ण है, ड़ा, जिसका क्रम वर्णमाला में इस डा के पश्चात आता है। उसके बाद वर्ण कौन सा है आपका, उसके बाद है आपका ढ़ा और ढ़ा आएगा और फिर इसके बाद इसी का जो वर्ण होगा वो आएगा ढ़ा। जैसे इससे निर्माण इसका हुआ है वैसे ही इसका भी निर्माण इसी ढ़ा से हुआ है। ये जो वर्ण होते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, इनसे किसी भी वर्ण की शुरुआत नहीं होती, यानी कि ये सामान्यतः या तो बीच में आएंगे शब्द के या तो सबसे अंत में। और उसके बाद है आपका पंचमाक्षर ड़ा। फिर है वर्ण आपका ता और इस ता के तुरंत बाद ही वर्ण आ जाएगा कौन सा आपका, त्रा। क्यों त्रा आ जाएगा, क्योंकि त्रा का निर्माण होता है ता के साथ रा का योग, और रा भी एक ऐसा रहेगा पदेन रा। तो ता, उसके बाद त्रा, उसके बाद आएगा आपका था, उसके बाद दा और उसके बाद धा और फिर पंचमाक्षर रहेगा ना। फिर वर्ण आएगा आपका पा और पा के बाद वर्ण आएगा आपका फा, उसके बाद बा, उसके बाद भा और उसके बाद पंचमाक्षर आएगा कौन सा वर्ण, मा। हमने आपको बताया कि फा वर्ण क्या है, फारसी है। तो अगर ये फा मूलावस्था में आता है तो पहले क्रम पर रहेगा, और अगर इसी का फारसी आए तो उसका उच्चारण स्थान इस फा के बाद में रहेगा। ये आपको याद रखना है। अगले वर्ण आपके कौन कौन से बच गए, तो अब वर्ण आएगा आपका कौन सा, देखिए छा वर्ण हो चुका है। अब वर्ण आएंगे आपके एक तो वर्ण अंतस्थ जिनको हम लोग कहते हैं या, उसके बाद रा, उसके बाद है ला और उसके बाद वर्ण कौन सा है, वा। और फिर इसी क्रम में बात करें तो वर्ण आएंगे आपके शा। अब देखिए याद रखेंगे, ये वर्ण आ गया कौन सा, सा। फिर इसके बाद वर्ण आता है आपका श्री। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इस सा के बाद उच्चारण किसका होगा, आ का। तो ये सा, उसके बाद चूंकि इस सा में कौन से वर्ण शामिल हैं, एक तो वर्ण शामिल है आपका सा और दूसरा वर्ण शामिल है कौन सा, आ। तो इसलिए ये पहले स्थान पर। उसके बाद ये वाला वर्ण आएगा, और ये क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जो आपका तालव्य सा है इसके बाद वर्ण शामिल है कौन सा, री। तो इसको कहेंगे श्री। और उसके बाद जो पदेन रा शामिल होता है
ये वर्ण आएगा और इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, शा, और इसके साथ रहेगा कौन सा, रा, पदेन रा। तो सा, श्री, श्रा, और उसके बाद फिर आपका मूर्धन्य सा, और फिर उसके बाद आपका दंती सा, और उसके बाद फिर उच्चारण होगा किसका, हा का। तो मुख्य रूप से जो वर्णमाला क्रम में वर्ण रहेंगे वो आपके इस क्रम के अनुसार रहेंगे। सबसे पहले याद रखना है आपको अनुनासिक, उसके बाद अनुस्वार, फिर विसर्ग, और इसको विशेषकर याद रखना है। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में इस आगत वर्ण की स्थिति है, तो वास्तव में इसके उच्चारण की स्थिति जो मानी जाती है वो मानी जाती है आ और ओ के बीच की स्थिति, यानी होंठ यानी मुख का जो आकार होगा वो इससे ज़्यादा खुलेगा और इससे कम, या जो होंठों का गोलापन होगा वो इससे ज़्यादा होगा और इससे कम, यानी बड़ा आ और ओ के बीच की स्थिति मानी जाती है कौन सी, आगत स्वर आ की। ये भी आपको याद रखना है। तो हिंदी वर्णमाला में अगर वर्ण क्रम पूछा जाएगा तो आपको इन वर्णों के क्रम के अनुसार ही वर्णों का क्रम बताना है। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने हम लिखेंगे। अभी उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, मान लीजिए उदाहरण लिखा हुआ है क्षत्रिय, उदाहरण लिखा हुआ है क्षत्रिय। दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है छत्र, दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है छत्र। तीसरा उदाहरण लिखा हुआ है क्षमा, और अगला उदाहरण है आपका क्षम्य। ये 4 वर्ण आपके सामने लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला क्रम के अनुसार कौन सा वर्ण पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर आएगा। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इस छा का निर्माण किससे होता है, एक तो का और दूसरा क्या है मूर्धन्य शा। जबकि ये छा जो होता है ये कौन सा व्यंजन है, ये है आपका वर्गीय व्यंजन। अब देखिए जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले तो रहेगा का, उसके बाद मूर्धन्य कौन सा रहेगा, सा। अब चूंकि इसमें मात्रा तो कोई लगी नहीं है और हलंत भी नहीं है, इसलिए इसमें हम हलंत लगा करके स्वर रूप में ध्वनि निकालेंगे और वो क्या होगी, छोटा आ। फिर बात करते हैं त्रा की, तो उसके बाद वर्ण आएगा आपका ता, और ता में भी क्या रहेगा, हलंत। फिर जो इसके साथ पदेन रा शामिल है वो वर्ण आ जाएगा, तो ता के बाद वर्ण कौन सा आ जाएगा आपका, रा। और रा चूंकि पदेन है तो इसमें हम हलंत लगाए, इसका अर्थ यह है कि इसके साथ स्वर शामिल है। तो स्वर शामिल कौन सा है, तो आप मात्रा देख रहे हैं, काहे की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की, तो इसके साथ मात्रा शामिल हो जाएगी कौन सी, छोटी ई। उसके बाद वर्ण आएगा आपका कौन सा, या, और या में चूंकि हलंत भी नहीं है और कोई मात्रा भी नहीं है, तो या के बाद वर्ण जो निकलेगा वो कौन सा होगा, छोटा आ। तो क्षत्रिय का वर्ण विच्छेद का, शा, आ, ता, रा, ई, या, आ। पढ़िए क्षत्रिय। छत्र का अगर करें तो पता है आपको वर्गीय व्यंजन छा, इसमें हलंत लगाएंगे तो इसमें भी कोई वर्ण शामिल नहीं है, तो फिर आपका स्वर निकलेगा कौन सा, छोटा आ। उसके बाद फिर वर्ण आया आपका कौन सा, ता, और ता में हलंत लगाएंगे और पदेन रा निकलेगा, और पदेन रा में हलंत लगा करके एक स्वर रूप में ध्वनि निकलेगी जो कि कौन सी होगी, आ की। अगर ये होता छत्रा तो यहाँ वर्ण कौन सा निकलता, बड़ा आ। क्षमा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मूर्धन्य का, उसके बाद मूर्धन्य शा, उसके बाद आएगा वर्ण कौन सा आपका, आ। चूंकि सा के बाद में कौन सा वर्ण निकलेगा, छोटा आ। उसके बाद वर्ण आएगा आपका माँ, चूंकि माँ में हलंत लगा दिए तो जो मात्रा शामिल होगी वही मात्रा यहाँ स्वर रूप में निकल जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी बड़ा आ। ये हो गया वर्ण विच्छेद किसका, क्षमा का। अब देखिए क्षम्य, तो चूंकि छा का तो वर्ण विच्छेद उसी प्रकार से होगा, का प्लस मूर्धन्य शा,
उसके बाद वर्ण कौन सा रहेगा, छोटा आ। उसके बाद अब देखिए, चूंकि माँ किस रूप में है, अर्ध रूप में, तो अब इसके साथ स्वर शामिल नहीं होगा, तो यहाँ वर्ण रहेगा आपका कौन सा, माँ, और इसके बाद अब स्वर नहीं निकलेगा। फिर वर्ण आया आपका कौन सा, या। तो अब बात करेंगे हम या, और या में हलंत लगाएंगे तो स्वर निकलेगा आपका कौन सा, छोटा आ। अब देखिए, अगर हम क्रम की बात करें तो इसमें सबसे पहले का है, इसमें सबसे पहले छा है, इसमें का है, इसमें का है। तो आपको पता है कि वर्गीय व्यंजन में का के बाद में क्या आता है, छा। तो अगर पूछता आपसे कि हिंदी वर्णमाला क्रम के अनुसार सबसे अंत में कौन आएगा, तो उत्तर आपका हो जाता बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अन्य तीन में सबसे पहले का आया है और इसमें सबसे पहले कौन सा वर्ण आया है, छा। तो ये आपका कहाँ चला जाता, सबसे अंत में। अब देखिए, चूंकि का इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इस आधार पर हम विभाजन नहीं करेंगे। फिर दूसरा वर्ण देखेंगे, इसमें भी सा है, इसमें भी सा है, इसमें भी सा है, तो इसके आधार पर भी निर्धारण नहीं होगा। फिर देखते हैं, इसमें वर्ण है छोटा आ, इसमें भी वर्ण है छोटा आ, इसमें भी वर्ण है कौन सा, छोटा आ, इस आधार पर भी विभाजन नहीं होगा। फिर इसमें वर्ण आया ता, इसमें वर्ण आया माँ, और इसमें भी वर्ण आया कौन सा, माँ। अब आपको पता है कि ता वर्ग, ये जो पा वर्ग का अक्षर है पंचमाक्षर माँ, उससे पहले आता है, यानी कि वर्णमाला में जो हमने आपको अभी बताई उसमें माँ से पहले कौन सा वर्ण आ जाता है, ता। इसलिए इन दोनों से पहले कौन सा वर्ण आ जाएगा, ये। तो पहले स्थान पर वर्ण कौन सा आ गया, क्षत्रिय। अब देखिए, चूंकि सबसे अंत में तो ये आ चुका है, तो अब दूसरे तीसरे पर इन दोनों में से कोई आएगा। तो अब देखते हैं, इसमें भी अर्धमा है, इसमें भी अर्धमा है, यहाँ फिर है बड़ा आ, और यहाँ कौन सा वर्ण है, या। ये स्वर है, ये क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन से पहले क्या आएगा, स्वर। तो दूसरे स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, क्षम्य, और तीसरे स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, दूसरे स्थान पर आएगा क्षमा, और तीसरे स्थान पर वर्ण कौन सा आएगा, क्षम्य। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता हिंदी वर्णमाला क्रम के अनुसार अंत से दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तो अंत है सबसे चौथा, और नीचे से दूसरे स्थान पर हो जाता तीसरा, यानी कि क्षम्य। पूछता हिंदी वर्णमाला क्रम के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तो वर्ण हो जाता आपका क्षमा। दूसरे स्थान पर कौन सा वर्ण आता, क्षमा। तो ये मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दिया कि वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। एक क्लास इसकी और आएगी जिसमें हम लोग शब्द लिख लेंगे और उनके उच्चारण यानी वर्ण विच्छेद करके फिर उनके हम क्रम निर्धारित करेंगे। अब जो इस YouTube चैनल की विशेषता है कि हम लोग इस वर्ण विच्छेद टॉपिक के साथ में जीएस का कौन से तथ्य या कौन सा टॉपिक रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो चूंकि बात किसकी कर रहे हैं, वर्ण विच्छेद की, तो यहाँ भी वर्ण से ही संबंधित कुछ जीएस के टॉपिक होगा, और वो टॉपिक है आपका कौन सा, चूंकि वर्ण की बात कर रहे हैं तो वर्ण होगा, और विच्छेद का अर्थ है अलगाव, और अलगाव का अर्थ हो जाएगा व्यवस्था। तो जो टॉपिक का नाम रहेगा आपका वो रहेगा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में हो सकता है थोड़ा बहुत पता हो, यदि नहीं पढ़ा है तो आज हम आपको पढ़ाएंगे। वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख किया गया है वो वास्तव में कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद का नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा। ऋग्वेद क्या है तो आपको पता होना चाहिए, वेद हैं आपके 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उन चारों वेदों में एक सबसे प्राचीन वेद है जिसका नाम क्या है, ऋग्वेद। ये जो ऋग्वेद है इस वेद में टोटल 10 मंडल हैं। क्या हैं, 10 मंडल, और इसके अलावा 1028 क्या हैं, सूक्तियाँ, यानी कि सूक्ति। सूक्ति का अर्थ क्या है, सुंदर उक्ति, सुंदर कथन। दोहे रूप में पंक्तियाँ से संसाप ले सकते हैं।
मंडन का अर्थ क्या है? तो जो आपका संविधान है, तो संविधान में जैसे अनुसूची होती हैं वैसे ही ऋग्वेद में आपके मंडल होते हैं। तो टोटल मंडल हैं कितने? 10। दूसरा, ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो उद्गाता होता है या जो इसका पाठक होता है, ऋग्वेद जो होगा इसको जो पढ़ेगा उस पाठक को कहते हैं होत्री। हिंदी में एक शब्द पूछा जाता है होत्रकार। तो ऋग्वेद का कार करने वाला, पाठन करने वाला ही क्या कहलाता है? होत्रकार। पाठक क्या कहलाएगा? होत्रकार। फिर बात करें इसके उपवेद की। किस वेद की? उपवेद की। जैसे 4 वेद हैं वैसे ही चारों वेदों का एक एक उपवेद है, और जो ऋग्वेद है इसका जो उपवेद है उसका नाम क्या है? आयुर्वेद। उसका नाम क्या है? आयुर्वेद। इसके अलावा क्या है? तो इसके उपनिषद भी हैं। ऋग्वेद के क्या हैं? उपनिषद। और उपनिषद कौन से हैं? तो एक तो है कौशतकीय, और एक है आपका ऐत्रेयी। तो इसके जो उपनिषद या ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनको ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वो कौन से हैं आपके? तो कौशतकीय और ऐत्रेयी, ये इसके क्या हैं? ब्राह्मण या उपनिषद हैं। दूसरा, इस ऋग्वेद के अगर हम मंडल की बात करें तो टोटल मंडल कितने हैं? 10, जिसमें से जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, ये सावित्री और सूर्य, को समर्पित है। यानी कि इनमें जिन लोगों की चर्चा की गई है वो कौन है? एक तो सावित्री और दूसरे सूर्य। तो ये कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल। फिर बात करें अगर हम किस मंडल की? 7वें मंडल की। तो 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। कहाँ? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। बात करें अगर हम 9वें मंडल की, बात किसकी करें अगर हम? 9वें मंडल की, तो 9वें मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। सोम का अर्थ है इंद्र देवता, सोम को समर्पित है। समर्पित। और इन्हीं मंडलों में जो 10वां मंडल है, कौन सा मंडल? 10वां मंडल। इस 10वें मंडल में उल्लेख किया गया है किसका? वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था, इसका उल्लेख किया गया है कहाँ? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और वर्ण बताए कितने गए? तो वर्ण बताए गए 4, और वो 4 हैं कौन कौन से? तो एक वर्ण है आपका ब्राह्मण। दूसरा है आपका क्षत्रिय। दूसरा ब्राह्मण कौन सा है? क्षत्रिय। तीसरा है आपका वैश्य, और चौथा है आपका शूद्र। यानी वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, या ऐसे कह सकते हैं ऋग्वेद में उसके 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद है, और जो वेद त्रयी है उसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है, लेकिन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों वेद क्या हैं? शामिल हैं। उस पर चर्चा हम इससे पहले की क्लास में कर चुके हैं। तो ये आपको वर्ण विच्छेद के साथ में जीएस का टॉपिक याद रखना है, वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था के साथ में जो भी आपकी मुख्य बातें थीं किसके संबंध में? ऋग्वेद के संबंध में, हमने आपको सारी बातें बता दी। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय हिंद।